जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 14 मार्च सोमवार। यूपीएससी प्रीलिम्स को 2 महीने और 23 दिन बाकी है। मुद्दा है पिछले 5 दिन में करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ें क्या थी। गुरु शुक्र शनि रवि सोम। वैसे 5 दिन का मिलाओ तो भी कुछ खास था नहीं। 3-4 बड़े मुद्दे देखते हैं। सबसे पहला है करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। उसे समझने के लिए पहले हम कुछ शब्दों को समझते हैं। करेंसी एक्सचेंज, मुद्रा विनिमय। मान लीजिए $1 इज सेलिंग फॉर 74 रुपीज़ और वो बढ़ के हो जाए $1 इज सेलिंग फॉर 77 रुपीज़। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और रुपया वीक हो रहा है। ऐसा कब हो सकता है? सपोज ऑनियन महंगा कब होगा? जब ऑनियन की सप्लाई कम हो जाएगी। तो डॉलर 74 का 77 कब हो जाएगा? जब डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी, आपूर्ति कम हो जाएगी। तो डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, रुपया वीक हो जाएगा एंड $1 में गो फॉर 77 रुपीज़। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? उसके कुछ प्रमुख कारणों में पहला, ये यूएस फेड टेपरिंग। वो क्या है, हम आगे भी देख चुके हैं कि अमेरिका की सेंट्रल बैंक वहाँ महंगाई से लड़ने के लिए डॉलर का सप्लाई कम कर रही है ताकि लोन इंटरेस्ट रेट महंगे हो जाए, डिमांड कम हो जाए और उस हिसाब से चीज़ वस्तुओं की वहाँ पर डिमांड कम हो जाए तो फिर इन्फ्लेशन से लड़ सकते हैं। अब उसके चक्कर में इंडिया में से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैसे भाग रहे हैं अपना पैसा निकाल कर, वो भी हम आगे देख चुके हैं। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है जिसके चलते क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। ये सब के चलते दिस फैक्टर्स आर अफेक्टिंग एंड डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग। अब हमारी समस्या ये है कि हमें वापस नॉर्मल लेवल पे लाना हो कि 77 की जगह 74 पे लाना है तो क्या करना चाहिए? ऑनियन महंगे सस्ते करवाने तो क्या करोगे? ऑनियन का सप्लाई बढ़ाओ। तो इधर डॉलर महंगे तो डॉलर को सस्ता करवाना है तो डॉलर का सप्लाई आप बढ़ाइए। डॉलर का सप्लाई बढ़ाएंगे तो आप डॉलर सस्ता हो जाएगा, तो हम कहेंगे डॉलर वीक हो गया, कमज़ोर हो गया और रुपया स्ट्रांग हो गया एंड वी आर बैक टू द 74 थे। इसके लिए आरबीआई क्या कर सकता है? बहुत सारे काम कर सकता है। जो अभी कर रहा है उसे हम समझते हैं और वो है करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। वो कुछ ऐसा है कि आरबीआई अपनी तिजोरी में से डॉलर्स सेल करेगा फॉरेक्स डीलर्स को। फॉरेक्स डीलर्स ने आरबीआई से फीमा एक्ट में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में रजिस्टर करना होता है और ऐसे सब ऑथोराइज्ड फॉरेक्स डीलर के साथ आरबीआई की डीलिंग रहती है। हाँ, तो आरबीआई यहाँ पर इन सब फॉरेक्स डीलर्स को सेल करेगा अपने डॉलर्स। मान लीजिए एक्सिस बैंक आरबीआई से $1 इक्वल 75 रुपीज़ में ये वाली चीज़ खरीदे। तो अब क्या हुआ? एक्सिस के पास डॉलर आ गए तो मार्केट में डॉलर का सप्लाई बढ़ गया। इससे क्या फ़ायदा होगा? ये जो जितने लोग अपने पास रुपये हैं उसको डॉलर में कन्वर्ट करके भारत से निकलना चाहते हैं, उनके हाथ में वो रकम आ सके। जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जिन्होंने इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है और वो वापस अमेरिका जाना चाहते हैं तो इंडिया के शेयर्स बेचेंगे, उनको रुपी करेंसी मिलेगी। फिर वो रुपये को वो डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन डॉलर की शॉर्टेज हो रही थी इसलिए डॉलर महंगा हो रहा था। तो इनकी आग को शांत करना है तो क्या होना चाहिए? इधर फॉरेक्स डीलर के पास ज़्यादा होगा सप्लाई तो वो सस्ते में उसको थोड़ा सप्लाई कर पाएगा। ये ऐसी बात है कि सरकारी गोदामों से अगर ऑनियन सप्लाई किए जाए मार्केट में तो ऑनियन का प्राइस थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। उसी तरह ये जो इंडियन इंपोर्टर्स जो बाहर से क्रूड ऑयल, फर्टिलाइज़र, ये सब चीज़ें उनको मंगवानी होती हैं, उनको भी जो डॉलर चाहिए होते हैं इंपोर्ट करवाते वक्त, सो देन इट विल हेल्प। अब ये सब के चलते डॉलर्स जो मान लीजिए पहले 77 रुपये में चल रहा हो वो वापस नॉर्मल 74 रुपये में आ जाए। अब ये वाली चीज़ को हमने कहा करेंसी स्वैप है। करेंसी स्वैप का मतलब क्या है? अदला बदली। तो यहाँ पर देखिए स्टेप 1 में एक्सिस ने आरबीआई से वो चीज़ खरीदी है डॉलर्स। फिर ये करेंसी स्वैप अग्रीमेंट में कुछ रीपर्चेज के प्रोविजंस होते हैं कि आरबीआई ने ये जो बेचा है तो उसको बोला गया कि तुमने वापस मुझे देना होगा, मैं तुमसे खरीद लूँगा। या ये कहे कि एक्सिस ने जो बाई किया है वो एक्सिस ने वापस से रीसेल करना होगा कि यही डॉलर 3 साल बाद आपने रिजर्व बैंक को 76 रुपीज़ पर बेच देने होंगे वगैरह। उस हिसाब से रिजर्व बैंक को थोड़ा प्रॉफिट दिखे। इन बिटवीन जो करेंसी एक्सचेंज का कुछ और खेल चल रहा हो और दूसरे एक्सपोर्टर्स जो भारत में डॉलर लेके आए या दूसरे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बाहर से जो डॉलर लेके आएंगे, उससे एक्सिस के पास वापस डॉलर का जत्था बन जाएगा और 3 साल बाद वो खेल खत्म कर सके। सो दैट इज़ द जिस्ट ऑफ दिस एंटायर मैटर। इसके बाद का मुद्दा है ईपीएफओ ने अपने इंटरेस्ट रेट्स में कटौती की। ये मामला क्या है?
हाँ, तो इसके बाद का मामला ईपीएफओ ने अपने इंटरेस्ट रेट कट किए, ये क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें होता ही है कि मजदूर का सैलरी का कुछ पैसा कट होगा, मालिक अपने पॉकेट से कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, वो पैसा ईपीएफओ में जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा और उसमें से फिर इस मजदूर को सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ, तो जो वर्कर होगा उसकी सैलरी का 12% कटा, ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट हुआ, मालिक ने क्या करना है, उसने भी अपने पॉकेट से 12% कंट्रीब्यूट करना होगा और वो सारा पैसा जाएगा ईपीएफओ में। अब ये ईपीएफओ में जो पैसा जाएगा उसमें मजदूर का पैसा जो गया वो प्रोविडेंट फंड वाले में जाए, मालिक ने जो कंट्रीब्यूट किया उसमें से कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में जाएगा और उस 12% का कुछ पैसा पेंशन फंड में जाएगा। अब बात यहाँ पर यह है कि ये जो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड था, प्रोविडेंट फंड मतलब आप सोच सकते हैं एक लॉन्ग टर्म की फिक्स्ड डिपॉजिट है जिसके बाद आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बोल के बहुत बड़ी रकम मिलेगी। तो यहाँ पर जो पहले ब्याज देते थे 8.5%, उसको बोला अब से कम होके हो जाएगा ये 8.1%। पिछले 40 सालों में ये सबसे कम ब्याज दर ऑफर किया जा रहा है। प्रश्न है ऐसा क्यों हो गया? पहले अच्छा ऑफर करते थे ब्याज दर, अब कम क्यों हो गए? क्योंकि ये ईपीएफओ जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो कहाँ इन्वेस्ट करता होगा सोचो? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, कंपनी बॉन्ड में और कंपनी शेयर्स में। मान लीजिए ईपीएफओ के पास पैसा जो आया उसमें से 100 रुपये वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता हो, तो सामने शेयर्स में हो सकता है सिर्फ 10 रुपये ही इन्वेस्ट करे, क्योंकि ये लोग हमेशा कम रिस्क वाली जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कम रिस्क होता है, तो स्वाभाविक है रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम आएगा, उसमें से हो सकता है 6 to 8% प्रॉफिट आए। कुछ पैसा कंपनियों के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, हो सकता है उसमें से 8 to 12% आपको ब्याज मिले। और ईपीएफओ ने जो पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हो तो वहाँ रिस्क ज़्यादा होता है, रिटर्न भी ज़्यादा होता है। डिपेंड करता है शेयर बाज़ार कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 20%, 40%, 50% भी हो सकता था। कोरोना में ऐसा मिल जाता था, लेकिन आजकल शेयर मार्केट भी गिर रहा है पिछले नवंबर महीने से, बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीज़न, जैसे ये यूएस फेड टेपरिंग और ये रशिया वॉर वगैरह। तो इन सब के चलते ईपीएफओ को जो प्रॉफिट होने वाला है उनको लगता है कुछ खास होगा नहीं, इसलिए जो पहले था कि 8.5% ब्याज देते थे उसकी जगह ये जो 2021-22 वाला साल होगा उसमें सोच रहे हैं कि 8.1% इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। इसके बाद इकोनॉमी में तीसरी बात चल रही थी, कुछ लैंड मोनेटाइजेशन के लिए कोई नई संस्था बनाएंगे, वो क्या देखते हैं। एक बार 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया कि 2019 से लेके 2024-25 तक करीब 111 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में। उस चीज़ को कहा गया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP। और इसमें ये जो 111 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट होंगे वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होंगे, तो एनर्जी, रोड्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, इरिगेशन और बाकी सब जगह। तो ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अब प्रश्न ये जो 111 लाख करोड़ रुपए हैं वो आएंगे किधर से? तो उसमें सरकार ने कहा कि ये जो 111 लाख करोड़ है उसमें यूनियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से 39%, स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से 40% और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर ये अदानी अंबानी वगैरह वो जो भी पोर्ट, शिपिंग पोर्ट, एविएशन पोर्ट वगैरह बनाने में मदद करे उनके 21% वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अब बात यह है कि 111 लाख करोड़ में 39% जो यूनियन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करने वाली है वो किधर से करेगी? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम लेकर आएंगे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ऐसा 2021 में अनाउंस किया कि उसकी मदद से हम पैसा ऊपर पाइपलाइन से इधर आएगा और इधर से जाके इंफ्रास्ट्रक्चर में जाए। तब प्रश्न होता है ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है? वो ऐसा कहता है कि सरकारी कंपनियों के पास, सरकारी संस्थाओं के पास जो एक्स्ट्रा की ढेर सारी ज़मीन पड़ी है, बिल्डिंग पड़ी है, उन सबको बेच दिया जाए या किराए पे दे दिया जाए और उसकी मदद से पैसा खड़ा करेंगे। तो जैसे कि रोड्स हों, सरकारी रोड, उसमें अदानी अंबानी को बोला जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसका रख रखाव मेंटेनेंस करना है और उसके बदले आप जो टोल वसूलेंगे उसमें इतना परसेंटेज आपका हो गया। उसी तरह रेलवे स्टेशन का रख रखाव उनको दे दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन, टेलीकॉम टावर, स्पोर्ट्स स्टेडियम प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए कि तुम यहाँ पर सब टूर्नामेंट कराओ और हमको पैसा इतना इतना देते रहना रेंट के हिसाब से।
तो ये सब करके जो पैसा आएगा हम कहेंगे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ये सब बेचकर या किराए पर देकर हम पैसा लाएंगे और संपत्तियों का इस तरह से मोनेटाइजेशन यानी मौद्रीकरण करके ये पैसा हम लाएंगे। ये हो रहा था। अब इसी के आगे बढ़ते हुए 2022 में बोला है अभी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन यानी NLMC नाम की एक कंपनी बनाई जाए फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और ये लोग ऐसा जो भी सरकारी कंपनियां जैसे ONGC और दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनके पास जो सरप्लस लैंड बिल्डिंग एसेट्स है उसको मोनेटाइज करेगा फ्रॉम दिस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSE, जैसे ONGC वगैरह। तो उसका ये ऐसा सब बेच के किराए पर देकर पैसा खड़ा करेगा, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। अभी प्रश्न, अच्छा ये तो हमने देखा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, तो फिर ये गति शक्ति क्या है? 15 अगस्त 2021 पिछले साल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि गति शक्ति प्लान हम लेके आएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, रेलवे, रोड, एयरवे, वाटरवेज, ये सबको इंटीग्रेट किया जाए, उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, और उसमें ये 100 ट्रिलियन, शायद वो भी 100 लाख करोड़ के आसपास जो हो रकम, जिससे फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल हो सके। सो दैट इज़ गति शक्ति प्लान, कि ये सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको आपस में इंटीग्रेट करके और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है गति शक्ति में। तो आगे मैंने क्या दिखाया आपको, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। फिर मैंने आपको क्या दिखाया, गति शक्ति प्लान। क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये दोनों असल में एक ही बात कर रहे हैं, 111 लाख करोड़ और यहाँ बोला है 100 ट्रिलियन, वो कुल मिलाकर एक ही प्रोजेक्ट के दो अलग अलग नाम दिखाकर या थोड़ा इधर थोड़ा उधर दिखाकर ये चला रहा है। मतलब जो चाचा है वही भतीजा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वही गति शक्ति है। मोदी रिपीट्स द सेम 100 लाख करोड़ वाली इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान 3 आईडे स्पीचेज इन अ रो। पिछले 3 साल से 15 अगस्त को वो इसी चीज़ को अलग अलग नामों से बता रहे हैं। एनीवे, सो दैट वाज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और ये मोनेटाइजेशन की नई संस्था जो बनाई गई। हाँ तो मित्रों, हम देख रहे थे पिछले 5 दिन के करंट अफेयर्स, 10 तारीख गुरुवार से लेके शुक्र शनि रवि और आज सोम 14 मंडे मार्च। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स देखिए, डॉलर स्वैप अग्रीमेंट, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, EPFO की इंटरेस्ट रेट, तो वो सब हमने देखा। यही वाली सब चीज़ें आपको टेक्स्ट नोट में मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। पूरे महीने का कंप्लीट होगा तो मैं इसकी PDF भी बना दूंगा। तो EPFO इंटरेस्ट रेट देखा। फिर कुछ और भी मामले चल रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले मजदूरों को भी EPFO के लाभ मिले वगैरह, लेकिन उसको नोटिफाई करने दो, फिर हम देखते। डिसइन्वेस्टमेंट और उसके साथ जुड़ा ये मुद्दा नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, वो भी हमने देख लिया। फिर मामला क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस रशिया यूक्रेन लड़ाई के चलते $100 से ऊपर चल रहा था। तो अब UAE और इराक, नक्शे में किधर है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात, और इराक कहाँ पर है, ये ऊपर इराक, बाजू में ईरान, जॉर्डन, कुवैत, ये सब है। हाँ तो UAE और इराक ने कहा है कि हम अपना ऑयल सप्लाई इंक्रीज़ करेंगे ताकि प्राइस थोड़े कंट्रोल में रहे। तो उसके चलते ऑयल वापस सस्ता हो गया है, पिछले से के प्राइस के मुकाबले 17% सस्ता हुआ। IRDAI इंश्योरेंस सेक्टर का जो रेगुलेटर है उसके नए चेयरमैन नियुक्त हुए, जिनका नाम है देबाशीष पांडा। ये पहले फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक अंग है, उसमें थे। सो ही इज़ एन IAS ऑफिसर। IRDAI संस्था का फुल फॉर्म याद रखना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, ये है हैदराबाद में। उसके बाद हम बात करें सेंसस, जनगणना, तो उसमें सरकार ने कहा है ऑनलाइन सेल्फ इनमरेशन। मतलब जनगणना कैसे होती है सेंसस की, सेंसस के वो कर्मचारी, यूजुअली स्कूल टीचर वगैरह, वो आपके घर पे आएंगे, घर पे कितने लोग हैं वो सब रजिस्टर में लिखेंगे, लेकिन आप खुद से ही खुद की जनगणना करवा सकें, शायद आधार कार्ड नंबर डालो, OTP नंबर डालो वगैरह जो भी, तो ऐसी कुछ सुविधा की जाएगी, ऐसा सरकार बोल रही है। जनगणना में ऑनलाइन तरीके से खुद आप आदमी अपनी खुद की गणना करवा ले। सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट लेकर आए हैं बहिनी स्कीम विच इज मेंट फॉर फ्री सैनिटरी नैपकिन्स फॉर द स्कूल गर्ल्स। मेडिकल एजुकेशन में कुछ अपडेट आए कि ये जो नीट एग्ज़ाम थी, जिसमें पहले एज लिमिट थी 25 ईयर्स से 30 ईयर्स, उसको हटा दिया गया है, मतलब एज लिमिट को हटा दिया है।
दूसरा था कि पहले प्राइवेट सेक्टर की जो कॉलेजेस थी, मेडिकल कॉलेजेस, उसकी फ़ी निर्धारण में उनको दे दनादन छूट थी, जितना लूटना है लूट लो। अभी रिफॉर्म ये लिया है कि फ़ी निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी और ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने अपना सब ऑडिटेड रिपोर्ट भेजना होगा कि हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, इतने करोड़ रुपए, तो उस हिसाब से प्लस इतना प्रॉफिट या उसके ऊपर इतनी हमारी थोड़ा एक्सपांशन के लिए और एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, उस हिसाब से उसे फ़ी की परमिशन दी जाएगी। ऐसा नहीं मन में जो भी फिगर आया वो मांग लिया स्टूडेंट से, स्टेट लेवल की कमेटी से उसने अपनी फ़ी अप्रूव करवानी होगी। बाकी जो जो चीज़ें थी इकोनॉमी में कुछ खास काम का नहीं। फर्टिलाइज़र सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा क्योंकि इंपोर्टेड फर्टिलाइज़र हुआ महंगा। एलआईसी का आईपीओ आने वाला है तो आने दो पहले उसे। एग्री टेक स्टार्टअप के लिए एक नया फंड बनेगा तो उसको बनाने दो पहले। कोरोना के चलते एमएसएमई सेक्टर में 20,000 करोड़ के नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैड लोन हो गए हैं, तो वो तो डायनामिकली और भी बढ़ता रहेगा। सफिशिएंट टू नो क्या वो तो बढ़ेंगे, होना ही था। दुबई ने वर्चुअल एसेट जैसे बिटकॉइन, उसके ऊपर रेगुलेशन के लिए कानून बनाया। हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, हमें वेट करना है कि इंडिया का कानून बने, और इंडिया का कानून बन भी जाए तो हम उसे दुबई के साथ कंपेयर करने नहीं बैठेंगे, भले चाहे जितनी एक्सप्लेन सीरीज आ जाए। इंडिया का क्या कानून बनेगा बिटकॉइन का, जब बनेगा तो उसके जो सेलियंट फीचर आप तैयार करेंगे उसी में हो गया काम। 25 देश के साथ कंपेयर करने वाली एक्सप्लेन सीरीज बनेगी तो सही, पर इतनी एग्जाम के लिए काम की नहीं होती। सेबी ने आईपीओ को, ये तो हमने देखा। पेटीएम पेमेंट बैंक, वो कस्टमर के डेटा और ऑडिट में कुछ आरबीआई को गड़बड़ी दिखी, तो आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकता, मतलब नए ग्राहकों के अभी खाते नहीं खोल सकता। इससे पहले एचडीएफसी बैंक के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि उसका जो क्रेडिट कार्ड के अंदर सिक्योरिटी में कुछ खामियां थी, तो रिजर्व बैंक ने उसको बोला अभी तुम नए क्रेडिट कार्ड्स नहीं इशू कर सकते, नए ग्राहक को तुम रजिस्टर नहीं कर सकते। फिर उसने अपना सब सर्वर आर्किटेक्चर सिक्योरिटी ठीक की, फिर आरबीआई ने उसका बैन हटाया था। न्यूज़पेपर कॉलम, अब 5 दिन हुए तो स्वाभाविक है 5 दिन में ढेर सारे कॉलम होंगे, लेकिन कुछ खास मज़ेदार चीज़ें मुझे दिखी नहीं। मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए ताकि अपने बच्चे यूक्रेन जाए नहीं। फिर नोएडा के अंदर क्या धांधलियाँ चल रही हैं। स्टार्टअप कंपनियाँ फेल तो होती है लेकिन वो भी समाज को और आगे बढ़ाती है, क्योंकि वहाँ पर ये जो SC ST OBC महिला एंटरप्रेन्योर को मौका दे रहा है। फिर ये मोनेटाइजिंग द लैंड एसेट्स, वो हमने देख लिया आगे पावर पॉइंट में। कैटल स्लॉटर, मवेशियों का सब जो कत्ल उत्तर प्रदेश में उस पर बैन है, उसको अनबैन किया जाए वगैरह, वो भी मामले हम पहले देख चुके हैं। फिर ये अभी जो यूक्रेन क्राइसिस चल रही है उसके चलते रशिया और यूक्रेन से जो गेहूं एक्सपोर्ट होता होगा वो सब में रोक लग गई, तो उससे भारत को फ़ायदा है क्योंकि हम अपना वीट गेहूं बहुत सारा फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पॉलिटी में जाने लायक ये चीज़ है कि यूनाइटेड नेशंस ने ये तय किया कि 10 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस के रूप में मनाया जाएगा, और ऐसा पहली बार 2022 में अभी मार्च 10 को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस, महिला जजों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। फिर पॉलिटी में कुछ बातें थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाणी स्वातंत्र्य के 3 आयाम होते हैं। पहला होता है डिस्कशन करो, डिस्कशन आप कर सकते हैं लेकिन डेफोमेशन नहीं कर सकते, डिस्कशन के नाम पे किसी की बदनामी मानहानि नहीं कर सकते। दूसरा, आप एडवोकेसी करो, मतलब वकालत करो। वकालत मतलब कोर्ट में जाके वकालत करना ऐसा नहीं, आप कोई टीवी शो में न्यूज़पेपर कॉलम में अपनी बातों को रखे, वो बात है कि वी नीड टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स या वी नीड टू प्रोटेक्ट द ट्रीज वगैरह। लेकिन वी कैन नॉट डू एडवोकेशन ऑफ सिडिशन और दैट समथिंग दैट इज़ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हम ऐसी कोई चीज़ की तरफदारी में वकालत नहीं कर सकते जो असंवैधानिक है, जैसे कि छुआछूत को जायज़ ठहराना, ट्राइंग टू जस्टिफाई अनटचेबिलिटी, तो वो एडवोकेसी अलाउ नहीं है। और तीसरा होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच में इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट मतलब क्या? भड़काना, उत्तेजना देना। तो हम राष्ट्रभक्ति को, पेट्रियोटिज्म को भड़का सकते हैं, ऐसे सब भाषण दिए जाएं, गाने गाए जाएं, लेकिन राजद्रोह और हिंसा को भड़काने की अनुमति नहीं है। सिडिशन नॉट अलाउड, प्रोवोकिंग और इंसाइटिंग वायलेंस इज नॉट अलाउड। फिर ये यूपी पंजाब वगैरह इलेक्शन में ईवीएम में धांधली की गई, ऐसी सब मामलों के बारे में एक्सप्लेन सीरीज आई कि जब ईवीएम में वोट लॉक हो जाता है उसके बाद वो मशीन को कहाँ कैसे भेजा जाता है हम पढ़ने नहीं बैठेंगे।
इतनी सारी ऑपरेशनल डिटेल और जेम्स बॉन्ड की इंफॉर्मेशन अपने लिए काम की नहीं। फिर आगे बढ़ते इंटरनेशनल रिलेशन में। हाँ, तो कुछ मामला ऐसा था कि इंडिया में ये सिरसा में कुछ मिसाइल एक्सपेरिमेंट हो रहा था, और वो मिसाइल को जो दागा गया तो वो हाँ, तो जो मिसाइल यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, किसी तकनीकी खामी के चलते वो पाकिस्तान गिर गया, लेकिन किसी की जान हानि नहीं हुई। अभी दोनों देश उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आगे का मुद्दा है कि ईरान ने इराक में अमेरिकी दूतावास यूएस कॉन्सुलेट पे कुछ मिसाइल्स दागे। अब वो सब सिवाय कि कोई बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाए और वहाँ पर इंडिया को कुछ स्टैंड लेना पड़े यूएसए या ईरान के बारे में, कुछ वोटिंग होना हो सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन जनरल असेंबली में, तो देखना है। बाकी है, अपना को इतना सब दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं। यूक्रेन का कुछ ना कुछ चलते रहता है, तो इंडिया ने अपनी एम्बेसी दूतावास को यूक्रेन से पोलैंड शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि रशिया की सेना आगे बढ़ रही है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो भी ब्रिटिश लोग यूक्रेन के रेफ्यूजी को अपने घर में शरण देंगे तो उसको सब्सिडी के रूप में कुछ पैसा दिया जाएगा। रशिया और सीरिया दोनों दोस्त हैं, और सीरिया और तुर्की की आपस में जमती नहीं है, तो ये है तुर्की और ये है सीरिया। तो उस सब के क्या अभी एंगल चल रहे हैं यूक्रेन वॉर के परिप्रेक्ष्य में, वो सब दिया है। टाइम मिले तो पढ़ सकते हैं, वरना कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग हुआ, तो इंडिया ने एब्सटेन रहा। भूटान नेपाल ने क्या किया, उसकी लंबी चौड़ी सब एक्सप्लेन सीरीज दी है। आई एम नॉट फाइंडिंग यूजफुल एट प्रेजेंट। आपका इंटरव्यू हो अभी कल परसों में, तो फिर आपने ये सब देख के जाना चाहिए। अगर हो सकता है प्रोफेसर ने भी वो वहाँ पर इंटरव्यू पैनल में पढ़ के बैठे। सेमीकंडक्टर सप्लाई पर क्या असर हुआ वॉर के चलते, वो सब तो कॉमन सेंस की बात है। फिर लेटर जेड पेंट किया जा रहा है यूक्रेन वॉर में सब लोगों का, जो भी देशभक्ति जगाने के लिए वगैरह, वो सब एक्सप्लेन सीरीज, इतना सब जेम्स बॉन्ड हमको बनने की जरूरत नहीं। एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी में हालारी डोंकीज जो गुजरात में पाए जाते हैं और उसकी कुछ आबादी कम हो रही है, ऐसे समाचार। फिर पर्सन इन न्यूज़ आर्ट एंड कल्चर में थे समाचार, लेकिन कुछ खास मज़ेदार चीज़ें नहीं थी। फिर कुछ ये गुजरात जीपीएससी के लिए संकल्प स्कीम और कुछ नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आई, तो ये सब आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे मेरे टेक्स्ट नोट, और पूरे महीने का जमा होता है तो मैं इसका पीडीएफ फाइल भी बना देता हूँ। मित्रों, कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे आरबीआई ने कुछ नए रिफॉर्म्स बताए थे कि जो ई रूपी सिस्टम थी उसमें एक एक कोड में मैक्सिमम 10,000 रुपये रख सकते थे, उसकी जगह 1 लाख रुपये तक रख सकते हैं। और ये जो ई रूपी कोड्स हैं वो पहले सिंगल टाइम यूज़ कर सकते थे, अब उसको मल्टी टाइम यूज़ कर सकते हैं जब तक कि इसका बैलेंस एक्सपायर नहीं हो जाए। तो इसी पर से मैंने कुछ एमसीक्यू बनाया था। फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, तो मैक्सिमम अमाउंट फॉर ई रूपी प्रीपेड वाउचर इज़ 1 लाख रुपीज़, करेक्ट। इट कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स, करेक्ट। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इसमें सिर्फ 45% लोग सही कर पाए, करीब 4,000 से ज़्यादा लोगों ने ये क्विज में पार्टिसिपेट किया था। तो तुक्के इसमें क्यों गलत हो रहे हैं। फिर हमने देखा था ये ग्रे, ब्लू और ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, उसके बारे में प्रश्न था कि इसमें से कौन से हाइड्रोजन नेचुरल गैस से उत्पन्न होते हैं। तो आप याद करिए, ग्रे हाइड्रोजन कैसे बनता है, नेचुरल गैस में से हाइड्रोजन को निकाला जाए, वो जो भी है एमोनिया होगा, माफ़ कीजिए, नेचुरल गैस दैट इज़ CH4 मीथेन, उसमें से हाइड्रोजन को विघटन करके बाहर निकाला जाए और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाएगा, तो वो होगा ग्रे हाइड्रोजन। अगर हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कहीं पर एब्जॉर्ब कर दें, रीयूज़ कर दें, तो फिर कहा जाएगा वो ब्लू हाइड्रोजन है। तो मतलब ब्लू हाइड्रोजन भी नेचुरल गैस से बनता है। और तीसरा, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनेगा, तो पानी में H2O होता है, तो उसी में से H2 निकाला जाए और उसके लिए उसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है वो सोलर, विंड वगैरह रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई जाए, तो हम कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन वो नेचुरल गैस से बनते हैं, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन में वो ऐसा ज़रूरी नहीं, वो तो पानी से बनता है, उसमें रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी डाल के।
तो करेक्ट आंसर इज ओनली 1 एंड 2। इसमें भी सिर्फ 44% लोग ही इसे सही कर पाए। फिर ये जो ITER प्रोजेक्ट था उसके बारे में, थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करेक्ट, फ्रांस में ये बन रहा है बराबर। इसरो इंडिया की तरफ से नोडल ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, वो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च है, तो थर्ड इज रॉन्ग, सो ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। इसमें भी 59% ही करेक्ट पाए। फिर ये लूक मॉन्टिनियर क्या थे, तो उसको HIV इन्वेंशन वायरस को उसने डिस्कवर किया था, ये हमने 12 फरवरी को पढ़ा था। तो वो ये लूक मॉन्टिनियर इज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ व्हाट, हैंड सैनिटाइजर नहीं, इबोला नहीं, मीजल्स नहीं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। 75% करेक्ट कर पाए, तो बताइए। अब इसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जीरो टिक किया, तो भी मुझे 7% मिले। 4500 लोगों ने ये जो मोनालिस मंडे क्विज दी थी सोमवार को रात 8 बजे जो होते रहते, तो सोचो वो कैसे लोग होंगे कि जिनको और भी इससे नेगेटिव मार्क होंगे, तब वो 7% मुझे जीरो पे मिल गए, मुझसे भी वो गिरे हुए हैं स्कोर में। फिर और कुछ प्रश्न थे इसी में। LIC का जो IPO आ रहा है उसमें किन किन इन्वेस्टर के लिए कोटा है। एम्प्लॉयज़ ऑफ LIC करेक्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स ऑफ LIC वो भी करेक्ट, रिटेल इन्वेस्टर्स वो भी करेक्ट, तो ऑल 3 ऑफ देम, तो आंसर तीनों सही है। अब इसमें 50-50 करने के चक्कर में कुछ लोग 50% ही सही कर पाए। इसमें से कौन से आर्टिकल में ये लिखा है कि गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एड्रेस करेंगे, मतलब राज्यपाल राज्य की वो विधानसभा में जाके भाषण देंगे, ऐसा कौन से आर्टिकल में। 172, 176, 75 या 311। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मुझे इतना तो पता है कि 75 आर्टिकल है, वो तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में कुछ कहता है, तो ये गवर्नर और विधानसभा के बारे में नहीं होगा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। उसी तरह ये 311 है, वो IAS IPS वगैरह के अपॉइंटमेंट और उनके रिमूवल के बारे में कुछ होता है, तो ये भी नहीं है, तो ये भी एलिमिनेटेड। तो ABCD में से 2 तो एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास 50-50 चांस है कि 172 हो सकता था या 176 हो सकता था। अब ऐसा तुक्का मार के इसमें कुछ भी टिक करो, तो फाइनल जवाब क्या है, 176। 63% ऑफ द कैंडिडेट्स उसको सही कर पाए। तो मतलब हमको देखना ये ठीक है, 50-50 तुक्के मारे, लेकिन उसके बाद भी सबके तो सही नहीं हो रहे हैं ये, सो यू हैव टू टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से सबसे पहला जो वायरस हमने देखा था वो था टोबैको मोज़ेक वायरस। अब यहाँ प्रश्न ऐसा है कि वायरस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, यस, लेकिन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन सा होता है, जो आपने ये क्लास 10 या 12 में, जो कॉलेज में, स्कूल में, हाई स्कूल में यूज़ किया हो, तो उसमें वायरस नहीं देख सकते, वो तो मे बी 10 टाइम्स या 100 टाइम्स ही बड़ा करके दिखाता है। तो वायरस को देखना है तो स्वाभाविक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए उसमें। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा ये कह रहा है कि जो वायरस सबसे पहले माइक्रोस्कोप से देखा था वो इन्फ्लुएंजा वायरस था। अब खैर ये तो अभी हमने पढ़ा कि टोबैको मोज़ेक वायरस था, लेकिन ये सब में क्या कर सकते थे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इतना तो हम लॉजिक से कुछ बना सकते हैं कि जो लैब इंस्ट्रूमेंट वाला है वो तो काम नहीं करेगा, बड़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। सो आइदर ओनली वन इज करेक्ट या फिर कि दोनों करेक्ट है, तो यहाँ पर भी हम 50-50 कर सकते हैं कि ए हो सकता था या सी हो सकता था। फाइनल करेक्ट आंसर क्या है, ओनली वन। और यहाँ 50-50 करने के चक्कर में जो गए होंगे, तो लेकिन 32% लोगों के ही ये करेक्ट हो पाए, मतलब 68% लोगों का गलत हो गया। तो ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, फर्स्ट वायरस सीन थ्रू माइक्रोस्कोप वॉज इन्फ्लुएंजा, आपको नहीं पता है तो फिर क्यों तुक्का मारना है। खैर ये 20 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन के 2 मार्क यानी 40 मार्क की ये टेस्ट थी। जिन जिन लोगों के एटलीस्ट 22 या उससे ज़्यादा हैं उन सबको बधाई। अंशु, प्रियंका, चांदनी, साजिब, रवि, वेंकी, अभिषेक, स्पर्श, अभी, आंचल, अमित, आंचल, दिनेश, सिद्धार्थ, मोहित, विजय, आदिल, विकास, शिव, सौरभ, ऋचा, अंजलि, एलन, प्रशांत, प्रकाश, हरमीत, गरिमा, ये रैंक 361 तक। अब हम ऊपर आएँ तो फर्स्ट रैंक अरुणांशु, दूसरे नंबर पर विकी, तीसरे नंबर पर नवीन, फिर आकाश, शुभेंदु, वंदना, मिलन, दर्शिल, रितिका, और इन बीच में भी जो लोग हैं उन सबको बताई। हर सोमवार को रात को ये टेस्ट होती है, आज भी सोमवार है, रात को 8 बजे टेस्ट है। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, एंड फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें munal.org। सो दिस वॉज
द न्यूज़पेपर फॉर लास्ट 5 days। इसके बाद हम लोग मिलेंगे एक दिन छोड़ के, तो प्रॉबेबली वेडनेसडे हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे।